नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी फेलियर के बारे में। किडनी फेलियर के कॉजेस, सिम्टम और डायग्नोसिस को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें इसका ट्रीटमेंट करना आसान हो जाए। मगर किडनी फेलियर को समझने से पहले थोड़ा किडनी को समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि नुकसान यहीं कहीं पर हो रहा है। अगर नुकसान क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, वो समझ जाएंगे तो उसका ट्रीटमेंट करना, उसमें बचाव करना बहुत आसान हो जाता है। तो किडनी को हम सब जानते हैं कि ये बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, मगर इसे अंदर से देखना बहुत जरूरी है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसको थोड़ा सा अंदर से देखने की कोशिश करते हैं। तो किडनी अंदर से कुछ इस तरह से नजर आती है। जब हम उसे बीच पे से काटते हैं तो इस तरह से नजर आती है। तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करो। तो ब्लड किडनी के अंदर एंटर करता है आर्टरी से, और जो कि यहाँ पे रेड कलर से दिखाई गई है। ये जब ब्लड अंदर जाता है तो सीधा एक साथ फैल नहीं जाता है, वो छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड होता है, जिससे वो छोटे छोटे हिस्सों तक वो पहुंच गए। तो ये यहाँ पे डिवाइड हुए, इसके यहाँ पे तीन हिस्से बने। एक, मैं इसको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे बनी ये एक फर्स्ट, इसकी ये रही, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीन यहाँ पे डिवाइड हुए। अभी यहाँ पे डिवाइड होने के बाद भी ये आगे फर्दर डिवाइड होती है, यहाँ फिर डिवाइड हुई, है ना। और ये फिर फर्दर डिवीजन ले रहा है, और ये घूम रही है, और यहाँ पे ये और फर्दर डिवाइड हो रही है। ये डिवाइड करने का पर्पस क्या होता है, क्योंकि इतनी ज्यादा मोटी सप्लाई नेफ्रॉन से अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि किडनी के अंदर कौन खून साफ करता है, नेफ्रॉन्स। अब नेफ्रॉन जो होते हैं बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि यहाँ पर नजर भी नहीं आ रहे, आप उसे देख भी नहीं पा रहे। अब वो कितने छोटे होते हैं, कितनी छोटी सप्लाई होकर जाता है, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा बेटर डायग्राम है, वो देखने में अच्छा था, ये समझने में अच्छा है कि जब ब्लड यहाँ तक आ गया, उसके बाद वो और छोटी छोटी रस्तों में कट रहा है। क्यों? क्योंकि यहां से वो सप्लाई बनती है नेफ्रॉन्स के लिए, क्योंकि जब तक ब्लड नेफ्रॉन्स के अंदर नहीं जाएगा तो फिल्टर आउट नहीं हो सकता। अब आप सोच रहे हो कि नेफ्रॉन्स होता कैसे है, कैसा दिखता है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए कि नेफ्रॉन्स कैसा दिखता है और कैसे वो काम करता है। तो ये अब आपके सामने है, ये एक नेफ्रॉन्स का इधर डायग्राम दे रखा है। ब्लड सप्लाई यहाँ पर आती है, ठीक है, वो बोमन कैप्सूल में जाती है, ये कुछ हमारे घर की मेम्ब्रेन की तरह होता है, और यहाँ पर प्रेशर की हेल्प से ब्लड को फिल्टर हो जाता है। इस जगह में आप देख सकते हैं नेफ्रॉन को, एक सिंगल नेफ्रॉन है। ऐसे करोड़ों नेफ्रॉन्स हर किडनी के अंदर होते हैं, जो कि फिल्टर आउट करते हैं। अगर करोड़ों नेफ्रॉन्स हैं तो करोड़ों ब्लड सप्लाईज भी बनती है। ये इतना डिवाइड हो जाती है कि ये बहुत छोटी साइज में हो जाती है, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। मगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर, यहाँ का हमने एक छोटा सा हिस्सा निकाला है, वो है ये नेफ्रॉन्स। फिल्ट्रेशन यहाँ पर होती है, यहीं पर आपका जो यूरिन है वो फॉर्मेशन होती है। यूरिन फॉर्मेशन होने के बाद ये यूरिन यहाँ से होते 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 आना शुरू होता है। तो यूरिन यहाँ से, यहाँ फिल्टर हुआ और यहाँ पर आके इकट्ठा हुआ। यहाँ से सारा यूरिन इकट्ठा होगा सब जगह से, और ये यूरेटस से बाहर चला जाएगा। तो ये कुछ ऐसा होता है जैसे हम नालियों से नाले बनते हुए, नालों से नदियां बनते हुए, और नदियों से हम समुद्र बनते हुए देखते हैं। कुछ उसी तरह का यहाँ प्रोसेस चल रहा होता है कि छोटी छोटी फिल्ट्रेशन हो रही होती है, छोटी छोटी वो नाली होती है, फिर वो नाला में कन्वर्ट होती है, थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। उसके बाद वो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो एक बड़ा साइज ले लेता है, जिसे हम आप नदी कह सकते हो, और फाइनली वो नीचे चला जाता है। मगर जहां पर बेसिक फिल्ट्रेशन हो रही है, उसका साइज बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, इस स्लाइड में आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि उसका साइज कितना छोटा होता है। तो आप अपने सिर का एक बाल लीजिए, उस बाल की थिकनेस को, उसका मेजरमेंट को जानने की कोशिश कीजिए कि आपका जो एक बाल होता है वो 30 से 40 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है ना। अब आप सोच सकते हैं कि इतना पतला है ना। अब आपके माइंड में एक इमेज तैयार हो रही होगी वो कितना पतला होगा। अब चलते हैं, देखते हैं कि कितनी पतली ब्लड सप्लाई वहां पर जाती है। अब हम देखते हैं कि आर्ट्रियोल, एफरेंट एंड इफरेंट आर्ट्रियोल का साइज, यानी वो जो ब्लड सप्लाई जो बोमन कैप्सूल के अंदर जा रही थी वो कितनी पतली होती है। उसका साइज होता है 21, यानी वो 30 से 40 था, तो ये 21 माइक्रोमीटर, यानी उससे छोटा, उसका आधा। तो आप खुद सोच सकते हो कि कितनी बारीक ब्लड सप्लाई अंदर जाती है। अब आपका जो बाल होता है वो अंदर से खाली नहीं होता, अंदर स्पेस नहीं होता, अंदर कोई जगह नहीं होती, बट हमारी इस 21 माइक्रोमीटर की चीज के अंदर भी अंदर जगह होती है, वो अंदर से खाली होता है। इतना छोटी स्पेस होती है कि उसमें से आरबीसी निकल पाए, क्योंकि आरबीसी का साइज क्या है, 7, 7.5 से तकरीबन 8 माइक्रोमीटर तक, और वहां जगह कितनी थी, 15-16। तो वहां से मतलब कहने का मतलब है कि इतना छोटा होता है कि एक टाइम में पैरेलली से 2 सेल निकल पाते हैं, किसके, आरबीसी के। खून इतना
डाइल्यूट हो जाता है, इतना पतला होकर निकलता है वहाँ से। अभी जो आपके सामने इमेज आ रही है, ये एक सबसे छोटी ब्लड सप्लाई है। ये इतनी छोटी ब्लड सप्लाई होती है कि यहाँ से सिर्फ 2 आरबीसी निकल सकते हैं, इससे ज़्यादा स्पेस यहाँ नहीं होता। आरबीसी के अलावा यहाँ पे क्या होता है कि जो बाकी हमारे ब्लड सेल्स है वो होते हैं, फ्लूइड होता है, प्रोटीन होते हैं जो यहाँ से फिल्ट्रेशन के लिए जा रहे होते हैं, इसमें सारी गंदगी मिक्स होती है। तो आप सोचो कि जब ब्लड सप्लाई बहुत बड़ी चली थी, नीचे पहुँचते-पहुँचते कितनी छोटी हो गई। तो आप खुद सोच सकते हो कि किडनी के अंदर का जो स्ट्रक्चर है होता है वो कितना डेलिकेट होता है, कि जो ब्लड सप्लाई है वो बाल से भी पतली है और इतनी पतली है कि उसमें से सिर्फ 2 सेल्स निकल पाते हैं, तो बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर है। आप सोचो कि एक पेशेंट के अंदर बीपी बढ़ रहा है, तो बीपी बढ़ने पे क्या होगा? ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड का प्रेशर का इम्पैक्ट किसको झेलना पड़ेगा? सबसे कमज़ोर चीज़ को। अब सबसे कमज़ोर क्या है हमारे यहाँ पे किडनी के अंदर? हमारे जो एफरेंट ब्लड सप्लाई होती है। अब ये जो सेल है, ये जो आर्टरी बनी हुई है, जो आप रेड-रेड देख रहे हो, वो कोई प्लास्टिक का नहीं बना हुआ होता, वो बना होता है सेल्स का। अब जब इन पे प्रेशर पड़ता है, जब अब ब्लड आया, प्रेशर से आया, तो क्या होगा? यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर पड़ने की वजह से ये जो सेल्स है ना, इनमें बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। ये फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है, इनमें स्ट्रक्चर बदलना शुरू होता है, स्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड सप्लाई श्रिंक करनी हो जाती है, अंदर का जो स्पेस है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अब अंदर का साइज ज़रा सा भी छोटा होगा, ज़रा सा भी छोटा होगा, तो क्या होगा कि पहले 2 सेल निकल रहे थे, अब निकल पाएगा सिर्फ 1। ये साइज छोटा हो जाएगा। अब छोटे होने से क्या होता है कि ब्लड सप्लाई सीधा 50% हो गई, क्योंकि पहले तो ब्लड अच्छी तरीके से जा रहा था, ठीक तरीके से जा रहा था। बट साइज ज़रा सा छोटा क्या हुआ कि पहले जब 2 सेल निकल पा रहे थे आरबीसी की, जो 2 सेल्स खाना लेके जा पा रहे थे, ऑक्सीजन लेके पा रहे थे, अब कितने ले जा पाएंगे? 1। तो ब्लड सप्लाई क्या कितना फ़ायदा मिल पाएगा हमें? 50%। उसका रिज़ल्ट क्या होता है? वो होता है ये कि ये जो सप्लाई छूटी हुई है, इसकी वजह से जो किडनी की फंक्शनिंग है वो डाउन होनी शुरू हो जाती है। पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये हमारी किडनी में करोड़ों की संख्या में होती है, तो जब तक हज़ारों को नुकसान नहीं होता, तो कुछ भी पता नहीं लगता। बट जब ये नुकसान बढ़कर लाखों तक पहुँच जाता है, तब हम ये देखते हैं कि किडनी की जो फंक्शनिंग है वो बहुत ज़्यादा डाउन होनी शुरू हो गई। जब किडनी के अंदर 30% नुकसान हो जाता है, तब जाके हमारा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना शुरू होता है। और बढ़ता हुआ क्रिएटिनिन हमें क्या बताता है? वो किडनी खराब नहीं कर रहा होता, वो हमें ये बता रहा होता है कि किडनी कितना अच्छा काम कर रही है। तो हमने अपनी किडनी की स्ट्रक्चर को दिमाग में रखो कि वो बहुत बारीक है। नेफ्रॉन्स तक तो जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत बारीक है, बहुत डेलिकेट है। ज़रा सा बीपी बढ़ेगा तो इससे नुकसान होगा, शुगर के लेवल बढ़ेंगे तो नुकसान होगा। तो बीपी और शुगर ये 2 बड़े कारण होते हैं जिसकी वजह से 80% किडनियाँ खराब होती है। तो जो लोगों की किडनी खराब नहीं हुई, अपनी किडनी को ठीक रखना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम क्या बनता है कि अपनी बीपी और शुगर को नॉर्मल वैल्यूज़ में रखो, क्योंकि अगर वो बढ़ेगा तो किडनी को नुकसान 100% होगा ही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे, जब किसी की किडनी खराब होती है तो बेसिकली उसकी बॉडी के अंदर, उसकी किडनी के अंदर क्या नुकसान हो रहा होता है। इस नुकसान को बचाया जा सकता है अपनी बीपी और शुगर को ठीक रखकर। अब जो इसके बारे में ट्रीटमेंट है कि किस तरह से हम क्रिएटिनिन को डाउन कर सकते हैं, किस तरह से हम जीएफआर को हम बढ़ा सकते हैं, उसको हम अपनी आने वाली कुछ वीडियो में कवर अप करेंगे। मगर उससे पहले आपको किडनी को डिटेल में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था।